नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा और मैं हूं आपके साथ दिशा बिष्ट। केंद्र सरकार ने देश में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन की अवधि 31 मई तक बढ़ा दी है। देश में लॉकडाउन के चौथे चरण के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसमें राज्यों को कई अधिकार भी दिए गए हैं, जिसके तहत राज्य स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से प्रतिबंध संबंधी निर्णय स्वयं ले सकेंगे। दरअसल राज्य लगातार केंद्र से अधिक अधिकारियों की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि वो खुद फैसले नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि सारे फैसले केंद्र सरकार की ओर से लिए जा रहे हैं और इसी को देखते हुए लॉकडाउन को किस तरह से और किस हद तक लागू किया जाना है, ये फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है। यानी अब कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए राज्य सरकार की जवाबदेही ज्यादा होगी। देखिए ये रिपोर्ट। लॉकडाउन के चौथे चरण में काफी कुछ बदला है। देशबंदी के पहले 3 चरण के मुकाबले चौथे स्टेज में काफी रियायतें दी गई हैं। हालांकि कई तरह की पाबंदियां अभी भी जारी रहेंगी। रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी को अनुमति मिली है। बस अड्डों पर कैंटीन भी शुरू की जा सकेगी। इसके अलावा रेलवे स्टेशनों पर खाने पीने की दुकानें भी खुलेंगी। हालांकि रेस्टोरेंट में बैठने की इजाजत नहीं होगी। होटल और बार पर पहले की तरह ही पाबंदी जारी रहेगी। बिना दर्शकों के स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को भी खोला जाएगा। हालांकि शॉपिंग मॉल्स पर पूरी तरह पाबंदी अभी जारी रहेगी। शॉपिंग मॉल्स के बाहर सभी तरह की दुकानें खुल सकेंगी। सभी तरह के बाजार भी खोलेंगे। हेयर सैलून और स्पा खोलने की भी इजाजत मिल गई है। शराब के बाद पान की दुकानें भी खुल सकेंगी। लॉकडाउन के चौथे चरण में ई कॉमर्स कंपनियों से जरूरी और गैर जरूरी चीजों की भी डिलीवरी हो सकेगी। लग रहा है आज से खुलेगा, थोड़ा राहत मिलेगा। अभी तक तो बहुत परेशान में थे, आज से खोल रहा हूँ। इतना दिन तक तो बहुत परेशानी में थे, मगर किसी तरह लेन देन करके कैसे कैसे काम किया हूँ। आज से थोड़ा राहत मिला है तो अभी खोल रहा हूँ। अभी तो बहुत खुशी महसूस हो रहा है। दुकान खोलने के साथ ही ये लगा कि अब अपना कमा से कुछ खा पाएंगे, लेकिन 2 महीना में जो हुआ है हाल अब हम लोग जानते हैं। ने तो बोल दिया कि रात 7 बजे से ले सुबह 7 बजे तक आपको कर्फ्यू रहेगा। उसके बाद अभी राज्य में कैसे क्या रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, इसके लिए भी क्या रिपोर्ट आ रहा है दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में, कुछ पता नहीं चल रहा है। लॉकडाउन 4 में सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पहले की तरह ही रोक जारी रहेगी। सभी यात्री ट्रेनें और मेट्रो भी बंद रहेगी। मजदूरों की घर वापसी के लिए सिर्फ श्रमिक स्पेशल और स्पेशल ट्रेनें ही चलेंगी। राज्यों के अंदर बस चलाने के लिए जिला स्तर पर फैसला लिया जाएगा। वहीं अंतर्राज्यीय बस संचालन के लिए संबंधित राज्य आपस में बैठकर तय करेंगे। स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान नहीं खोले जा सकेंगे। सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर और ऑडिटोरियम भी बंद रहेंगे। लॉकडाउन के दौरान किसी भी तरह का धार्मिक जमावड़ा, राजनीतिक कार्यक्रम और सांस्कृतिक और सामाजिक आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे। शादी समारोह में अधिकतम 50 लोगों के इकट्ठा होने की इजाजत होगी। तो वहीं अंतिम संस्कार में ज्यादा से ज्यादा 20 लोग शामिल हो सकेंगे। पब्लिक और वर्क प्लेस में मास्क लगाना जरूरी होगा। सरकारी और निजी दफ्तरों में लॉकडाउन के दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। दुकानों में एक बार में 5 से ज्यादा लोग खड़े नहीं हो सकेंगे। दुकानों के खुलने और बंद होने का वक्त तय होगा। कंटेनमेंट जोन में दुकानों के खोलने की अनुमति नहीं होगी। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लोग किसी भी तरह की आवाजाही नहीं कर सकेंगे। जरूरी सेवाओं पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग, पहले से बीमार लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में ही रहना होगा। इलाज या बेहद जरूरी काम से ही घर से निकल सकेंगे। तो थोड़ी छूट तो मिलनी चाहिए। रात तो कम से कम 2 महीने हो गए हम लोग ऐसे। आदमी कब तक घर से बैठ के किराया देगा कि बच्चे पालेगा, क्या करेगा? थोड़ी रियासत देनी चाहिए कि जो सरकार को कि मतलब चलाने की इजाजत दे अगर तो बेटर। अभी जो दौर गुजर रहा है सर, बहुत ही परेशानी वाला है। हम तो सर यही मानते हैं ऑटो चलना चाहिए और सवारी जो है ना गाड़ी में 1 से 2 सवारी अलाउड करनी चाहिए। ऑटो चालू हो जाएंगे तो ये आएगा, खर्चा पानी थोड़ा चल जाएगा। सवारी तो होगी नहीं, वही है 100-200 का काम हो जाएगा। उससे अपना मकान मालिक परेशान करते हैं, वो किराए भाड़े के लिए कुछ तो होगा। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 4 के व्यापक दिशा निर्देश तो तय किए ही हैं, लेकिन इसे किस तरह से और किस हद तक लागू किया जाना है, ये फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है। यानी अब कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए राज्य सरकार की जवाबदेही ज्यादा होगी। राज्य सरकारें खुद ही ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन तय करेंगी। उन्हें सिर्फ केंद्र सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय के मानकों का ध्यान रखना होगा। रेड और ऑरेंज जोन के अंदर जिला प्रशासन कंटेनमेंट जोन और बफर जोन तय कर सकेगा। कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह सिर्फ जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी।
इन जोन्स के अंदर या बाहर लोगों की आवाजाही ना हो, इसका सख्ती से पालन करना होगा। कंटेनमेंट जोन के अंदर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग और घर घर जाकर सर्विलांस बढ़ाना होगा। मतलब स्पष्ट है कि अब राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन तय करेंगे कि लॉकडाउन 4 की स्थिति और स्वरूप कैसा हो। पिछले 3 चरणों में कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने और राजनीतिक दलों ने केंद्र सरकार की इस बात के लिए आलोचना की थी कि वे राज्यों पर अपनी कई पाबंदियां थोप रही हैं और राज्यों को अपने तरीके से काम नहीं करने दिया जा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के मुख्यमंत्रियों के साथ अपनी पिछली बैठक में साफ कर दिया था कि वो अगले लॉकडाउन की घोषणा में राज्यों द्वारा दिए गए सुझावों का ध्यान रखेंगे और उसी के अनुसार दिशा निर्देश तय किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। तो केंद्र सरकार ने देश में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन की अवधि 31 मई तक बढ़ा दी है और देश में लॉकडाउन के चौथे चरण के लिए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। और इसी के साथ हम चर्चा को शुरू करेंगे, उससे पहले आपका परिचय हमारे मेहमानों से करवा देती हूँ। मेरे साथ आकाश जिंदल जी जुड़ चुके हैं, आप अर्थशास्त्री हैं सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ प्रदीप गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, आप ट्रेड एक्सपर्ट हैं सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर राहुल भार्गवा भी जुड़ चुके हैं, आप कैंसर विशेषज्ञ हैं फोर्टिस अस्पताल से, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा आकाश जिंदल जी आपसे है कि जिस तरह से नई गाइडलाइन के साथ लॉकडाउन 4.0 शुरू किया गया है, राज्य सरकारों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है, क्या आपको लगता है कि देश की गिरती अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए ये सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है और ये रिक्वायर्ड था, बिकॉज आज की तारीख में हमें बैलेंस बना के चलना है, कोरोना से फाइट भी करना है, साथ में इकोनॉमी को भी ओपन अप करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा 27.1% पे पहुंच गया है। CMI की रिपोर्ट है। ILO जो कि UN की बॉडी है वो बताती है कि 40 करोड़ इंडियंस कुड बी पुश्ड डीपर इनटू पॉवर्टी। तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन खोलना अब जरूरी हो गया सोशल डिस्टेंस के साथ साथ। तो स्टेट गवर्नमेंट से मैं ये उम्मीद करूंगा कि कहीं ना कहीं दोनों चीजों का बैलेंस बना के चलें और स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ सिटीजन से भी बहुत जरूरी है, नागरिकों के लिए बहुत जरूरी है कि सरकारों का साथ दें। महज ऑर्डर से ये चीज नहीं इम्प्लीमेंट हो सकती, लोगों को खुद भी ये देखना होगा कि हमारी सेहत बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में रोजी रोटी भी। तो कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ NGOs को जुड़ना चाहिए और इंडिविजुअल्स को भी चाहिए कि एक कोऑपरेशन की भावना लेके साथ चलें, तो लॉकडाउन खुल सकता है और इकोनॉमी दोबारा रिवाइव हो सकती है। इकोनॉमी का रिवाइवल बहुत बहुत जरूरी है। ऑलरेडी US चाइना ट्रेड वॉर की वजह से लॉकडाउन से पहले अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अभी अनएम्प्लॉयमेंट हिस्टोरिक लेवल पे बढ़ी हुई है। तो अगर एम्प्लॉयमेंट इसी तरीके से चलती रही तो देश की दिक्कतें बहुत बढ़ती जाएंगी और जो है आम आदमी के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अल्टीमेटली पैसे का काम तो पैसे से ही होना है। आम आदमी को रोजी रोटी चाहिए, रोटी कपड़ा मकान हेल्थ एजुकेशन चाहिए। तो जाहिर सी बात है उसके लिए हमें उसकी जॉब ओपनिंग दोबारा खोलनी होगी, बिजनेसेस भी दोबारा खोलने होंगे, लेकिन सबको रिस्पॉन्सिबली एक्ट करना होगा। गवर्नमेंट के साथ साथ NGOs को चाहिए और साथ इंडिविजुअल्स को चाहिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक्ट करें, चाहे कोई शॉप का कस्टमर हो, चाहे शॉपकीपर हो, चाहे एम्प्लॉयज हो। सब अगर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके चलें, मास्क यूज करें, ग्लव्स यूज करें, सैनिटाइजर यूज करें, तो उसके साथ साथ इकोनॉमी को ओपन अप किया जाए। बिकॉज अब GDP ग्रोथ के बारे में बार्कलेस कह रहा है महज 0% GDP ग्रोथ, उसके अलावा मूडीज कह रहा है महज 0% GDP ग्रोथ। तो 0% GDP ग्रोथ पे तो आम आदमी को हम जो है भोजन मेडिसिन सब चीजें नहीं दे पाएंगे। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी को स्टार्ट करना तो बहुत जरूरी हो गया है। हमारे यहाँ तो 35 से 40 करोड़ हमारे भाई बहन बिलो पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा से नीचे है। तो कहीं ना कहीं तो बैलेंस बना के चलना होगा। तो आई थिंक बहुत जरूरी है और दिल्ली के लिए भी जरूरी है कि दिल्ली के अंदर DTC बसों को खोला जाए। क्योंकि अभी हो क्या रहा है, ऑफिस शॉप्स आपने खोल दी, जब तक वहाँ पे कर्मचारी हमारे नहीं जा पाएंगे तब तक जो है बात नहीं बन पाएगी। क्योंकि अब गाड़ियां कितने लोगों के पास हैं, ठीक है, जो ऑफिस या शॉप का ओनर है उसके पास गाड़ी होगी, लेकिन जो हमारा जो ऑफिस की मेन स्ट्रेंथ है जो कर्मचारी, जब उनके लिए बस सर्विस नहीं खुली होगी तो सिर्फ मालिक जाके ऑफिस के अंदर क्या करेगा। तो कहीं ना कहीं बस सर्विस को भी खोलना होगा, वहाँ रिस्पॉन्सिबली बैठा जाए, सोशल डिस्टेंस को फॉलो किया जाए और इकोनॉमी को रिवाइव कराने की तरफ हम बढ़े। और ज्यादा नहीं तो कम से कम हम 2.5 से 3% की GDP ग्रोथ तो करें, ताकि जो हमारा डेली कमा के खाने वाला भाई है उसकी रोजी रोटी का इंतजाम हम कर पाए, बहुत जरूरी है।
बिल्कुल सर, मैं लौटूंगी आपके पास। सवाल मेरा डॉक्टर राहुल जी आपसे है कि लॉकडाउन 4.0 जिस तरह से लागू किया गया है, अब सरकार, जैसे ये कहा गया था कि लॉकडाउन एक तरीके से एक समय सीमा है जिसमें तैयारियां की जा सके। राज्य सरकार अपनी तैयारी कर रही है, केंद्र सरकार अपनी तैयारी कर रही है। दूसरी तरफ आम जनमानस को भी कुछ सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि आखिरकार देश तो आम जनमानस से ही चल रहा है। देखिए, आपने बिल्कुल सही बात कही। मैं आकाश जिंदल जी से बिल्कुल वाकिफ रखता हूँ इस बातों पे, पर ये बात समझना जरूरी है। दो चीजें समझिए, क्या हमारा देश और पॉपुलेशन इतनी मैच्योर है जो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को समझ पा रही है? पहली चीज, अगर हम अर्थव्यवस्था को खोलते भी हैं, जैसे कहा आपने डीटीसी बसेस खोल दीजिए, आप ट्रेन खोल दीजिए, आपने देखिए शराब की दुकानें खोली, किस प्रकार वहां पे बवाल मचा कि पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, उसने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी। जब मजदूरों का पलायन हुआ, क्या उस समय सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान रखा गया? आज जो पलायन हुआ है वो 14 दिन के बाद आपको पता चलेगा कि कैसे कोरोना शहरों से गांव की तरफ कूच कर गया। क्या आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि जब कोरोना से इनकी मृत्यु होनी स्टार्ट होगी और अपने अपने घरों में जाके ये बुजुर्गों को देंगे, क्या आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि आप इनको वेंटिलेटर पे डाल पाएंगे? क्या आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि घरों में इनमें इकोनॉमी को किक स्टार्ट कर दिया तो ये लोग सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क रखेंगे? तो आपको ये समझना अर्थशास्त्री वगैरह को बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जीडीपी फिगर्स तो जरूर देखते हैं, पर देश की सोशल बुनियाद को भूल जाते हैं कि यहाँ पे उतने ही पढ़े लिखे लोग नहीं है जितने वुहान और साउथ कोरिया में है, जितने अमेरिका में है। अमेरिका जैसे समृद्ध शहर देश में 80,000 लोग मर गए, इकोनॉमी का क्या हुआ? तो देखिए, इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सरकार जिस तरीके से लॉकडाउन खोल रही है वो अच्छी बात है, पर उससे ज्यादा उसको नॉलेज और लोगों को कन्विंस करना है कि वो अपने गांव में भी सोशल डिस्टेंसिंग और हेल्थ केयर को जाने। उससे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने जब हम लॉकडाउन खोलेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि अर्थव्यवस्था बढ़ाते बढ़ाते बहुत सारे लाशों के ढेर लग जाए, क्योंकि हमने उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोरोना वायरस, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क के बारे में उनको बताया ही नहीं। तो ऐसा भी ना हो, किसी ने कहा ऑटो में बिठा लीजिए, ऐसा होगा कि क्या ऑटो में सिर्फ 2 लोग बैठेंगे? क्या आप ये इंश्योर कर पाएंगे कि डीटीसी बसों में बहुत ज्यादा लोग ना हो और सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर पाए? ये बहुत सारे सवाल हैं जो कि नॉलेज और हमारे सोशल फैब्रिक से जुड़े हैं। जीडीपी एक बहुत अच्छा फिगर है, कहीं ऐसा ना हो कि हम इनको रोटी देते देते कोरोना इनके घरों तक पहुंचा दे और कोरोना इनकी मृत्यु का कारण बने। बिल्कुल सर, मैं लौटूंगी आपके पास। सवाल मेरा प्रदीप जी आपसे है, जैसे आकाश जी ने भी कहा और डॉक्टर राहुल भार्गव जी ने भी कहा कि अवेयरनेस लोगों को बहुत ज़रूरी है। मजदूरों का भी हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं, मजदूरों का पलायन हो रहा है, उसके साथ साथ मजदूर अपने घर भी पहुंच रहे हैं और कुछ मजदूर ऐसे हैं जो रास्ते में ही अपने दम तोड़ दे रहे हैं। गवर्नमेंट के लिए काफ़ी चैलेंजिंग है कि कोरोना से भी लोगों को बचाना है, मजदूरों को उनके घर भी पहुँचाना है, इनको अवेयर भी करना है। प्रदीप जी, कंट्री ने भी लॉकडाउन खोला है, वहाँ पर तो केसों में कमी आई है, चाहे वो ब्रिटेन, चाहे वो आपका फिलीपींस रहा, पर अलग है, सबसे अलग है। हमारे देश में इस समय ऊपर की ओर है, हमारे देश में कैजुअलिटी बढ़ रही है, हमारे देश में मरीज बढ़ रहे हैं हमारे देश के अंदर। तो मैं इस समय मैं सहमत हूँ डॉक्टर साहब से कि अभी वो समय नहीं है। आज सरकार को कोई भी डिसीजन, हमारे देश में जिस जनसंख्या है, आप इटली में देखिए ना, इटली की संख्या 4.5 करोड़ की आबादी है, ब्रिटेन की 6 करोड़ की आबादी है, हमारे देश की आबादी 135 करोड़ की आबादी है। मेरे हिसाब से अभी कम से कम जून तक हमें वेट करना चाहिए था, 15 जून तक कम से कम। अभी हमारी स्थिति ऐसी नहीं है, नाम पे इतने साधन है, ना हम इतने संपन्न है, नाम पे इतने अस्पताल है, नाम पे इतनी सुविधाएं हैं, हम पे व्यवस्था का अभाव है। हमारी सरकार को देखिए, आप हर जगह आपने महाराष्ट्र का हाल देखा, आपने यूपी का हाल देखा, आपने दिल्ली का हाल देखा, किस तरीके से मजदूरों का हुजूम और उनको व्यवस्थित नहीं कर पा रही है, जगह जगह हादसे हो रहे हैं, उनको घर भी नहीं पहुंचा पा रही है सरकार जी। आज कम से कम मेरे हिसाब से इसमें 15-20 दिन का विराम होना चाहिए था। हालांकि मैं व्यापारी हूँ, व्यापारियों की समस्याएं है, व्यापारी पर परेशान हो रहा है, उनको खाने पीने को नहीं मिल पा रहा है। तो मेरा मानना था कि सरकार ऐसे मौके पर ऑनलाइन काम करवाती है, हर व्यापारी से ऑनलाइन हर चीज का, शराब की दुकानें है ऑनलाइन डिलीवरी जाती है उनकी, और दुकानदार है ऑनलाइन काम हो सकते थे। और अभी हमारे ऐसा नहीं है कि हमारे जो दुकानदार, इतने सारे दुकानदार हमारे देश में है, अगर उनकी हफ्ते में 2 बार दुकान खुल जाती है, 2 बार 3 बार भी काम हो जाता है, तो उनका पेट भर सकता है।
तो सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए थी कि लॉकडाउन चलता रहता और हमारे यहाँ पे काम लोगों के कहीं ना कहीं चलते रहते, इंडस्ट्री खुल जाती, इंडस्ट्री भी उस तरह से खुलती कि पूरा ध्यान रखा जाता। मतलब कुछ क्षेत्रों में जहाँ पर बिल्कुल भी ऐसे केस नहीं है, लेकिन हमें मानना पड़ेगा हमारा बड़ा देश है, हमारी बड़ी समस्याएं हैं, हम पे सुविधाओं का अभाव है, हम यूरोप की तरह संपन्न नहीं है, हम बातें हमारी अच्छी अच्छी हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आज हम और देशों की तुलना में कहीं ना कहीं कमजोर नजर आते हैं। कई जगह जहाँ हम देखते हैं, बिहार की स्थिति देखते हैं, यूपी की स्थिति देखते हैं, वहाँ के अस्पतालों की स्थिति हम देखते हैं, मध्य प्रदेश की देखते हैं। तो मेरे हिसाब से अभी हमें कुछ समय और चाहिए था और अभी इस समय कम से कम विराम लेना चाहिए था। इस समय 15 दिन का टाइम मेरे ख्याल से और सरकार को लेना चाहिए। कैजुअलिटी अगर बढ़ गई ना तो हम संभाल नहीं पाएंगे। हमारे देश में इस समय केस बढ़ने की दिशा में है, तो मेरे हिसाब से कम 15 जून तक जो है लॉकडाउन को जो है बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल। सवाल मेरा आकाश जी आपसे है कि जिस तरह से मजदूरों की बात की जा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा था कि आत्मनिर्भर बनना है, लेकिन ऐसे ढील दे दी गई है, मजदूर अपने घर वापस जा रहे हैं और ऐसे जब मजदूर अपने घर वापस चले जाएंगे, फैक्ट्रियों में काम कौन करेगा, छूट कहीं कहीं पे मिल रही है, कहीं कहीं पे दुकानें नहीं खुल रही है, लोग काफ़ी मायूस भी हैं इस चीज़ को लेकर कि उनका काम नहीं चल रहा है, व्यापारी बहुत मायूस हैं इस चीज़ को लेकर, लेकिन आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे इसी बीच? देखिए, आत्मनिर्भर के लिए तो सरकार ने काफी बड़ा पैकेज दिया है और उसमें काफी प्रैक्टिकल चीजें भी हैं, तो कहीं ना कहीं वो पैकेज काफी प्रैक्टिकल है। जिस तरीके का एमएसएमई के लिए रिलैक्सेशन दी है, किसान भाइयों के लिए दी है, मजदूरों के लिए दी है, मछुआरों के लिए दी है, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे शुरू हो जाएगा। बट कहीं ना कहीं हमें इकोनॉमी ओपन अप करनी होगी। मैंने अपने दोनों मित्रों की बात सुनी, दोनों बात कर रहे हैं कि कोरोना बढ़ ना जाए, कहीं बात बिल्कुल सही है, हमें कोरोना से भी जो है कोरोना को भी हराना है। बट आज की तारीख में हम ये क्यों नहीं अपने देश के नागरिक के अंदर विश्वास क्यों नहीं कर पा रहे? क्यों हम विश्वास नहीं कर रहे कि जब अगर गाड़ी के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग होगी तो लोग पालना करेंगे? आज हमारे देश का नागरिक सजग हो चुका है, उसको पिछले 1.5 महीने से काफी इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन हो चुकी है। तो हमारे देश का नागरिक जो कि प्राइम मिनिस्टर चूज करता है, जो कि चीफ मिनिस्टर चूज करता है, तो आपने ट्रेनों का हाल नहीं देखा, आपने बसों का हाल नहीं देखा, आपने ऑटो का हाल नहीं देखा, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई, आपने जैसी रोड पे गाड़ियां चलने लगी वैसे मृत्यु दर वैसी बढ़ गई। आपके पिछले एक हफ्ते में 100 से 150 लोग मर चुके हैं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में, जबकि रोड खाली है। तो आप जिस जनता की बात कर रहे हैं वो जनता भी इतनी मैच्योर नहीं है, तो वो नागरिक अपनी सुरक्षा के लिए इंतजाम करेगा। मैं आज भी सड़क पे काफी ट्रैवल किया, सब लोगों ने मास्क पहना हुआ था, कुछ लोगों ने ग्लव्स पहने हुए थे। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी जनता के ऊपर कुछ विश्वास रखना चाहिए। हर एक के लिए जान कीमती है, हर एक के लिए अपना परिवार कीमती है। तो हम क्यों ये सोचते हैं कि जैसे ही हम छूट देंगे सब लोग लापरवाही से काम करेंगे? ये नहीं, 2 महीने में काफी इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन हो चुकी है, पीपल आर अवेयर अबाउट देयर हेल्थ, और उसको इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन हम और बढ़ा सकते हैं। कुछ एनजीओ हमारे साथ जुड़ सकते हैं जो इस चीज को मॉनिटर कर सकते हैं। साथ में जो भी ऑफिस या शॉप का जो इंचार्ज या ओनर है उसको हम रिस्पॉन्सिबल बना सकते हैं कि इन चीजों के लिए ध्यान रखे, सोशल डिस्टेंसिंग और इन चीजों का ध्यान रखे। कहीं ना कहीं बैलेंस मेंटेन करना तो जरूरी है। इकोनॉमी को कितनी देर बंद रखेंगे, लोगों को रोजी रोटी से कितना दूर जो है देर दूर रखेंगे हम? हमें हमारी इकोनॉमी, मैं आपको इकोनॉमी के फंडामेंटल्स बता दूं, वी आर नॉट यूएस और इटली। हम यूएस या इटली नहीं है कि लगातार इकोनॉमी से जो है पंप आउट कर सके पैसा। ऑलरेडी डेफिसिट हमारा बहुत बड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं दोनों रियलिटीज को देखते हुए हमें बैलेंस मेंटेन करके चलना होगा। सबसे कीमती हमारी जान है, इसके बारे में कोई शक नहीं है। और मैं अपने दोनों दोस्तों के साथ हूं कि कोरोना को हमने हराना है, कोरोना से हर व्यक्ति को बचाना है। बिल्कुल, इस चीज में कोई दो राय नहीं है, मैं उनके साथ हूं। लेकिन वो कैसे बचाना है, इस तरीके को लेकर कहीं ना कहीं हमें जो है आपस में डिस्कशन करनी होगी। कहीं ना कहीं we have to do a lot of introspection, lot of discussion, and we have to come to certain conclusion that we have to be practical about things going ahead. उसके बिना जो है चीजें आगे नहीं बढ़ पाएंगी। और दुनिया के बाकी कंट्रीज में भी लॉकडाउन खुल रहा है, यूएस हो, यूरोप हो, बाकी जगह भी लॉकडाउन खुल रहा है। चाइना में तो सारी की सारी एक्टिविटी रिज्यूम हो गई है। तो कहीं ना कहीं हमें दुनिया के साथ तो चलना पड़ेगा ना। बिल्कुल सर, मैं लौटूंगी आपके पास। प्रदीप जी, सवाल मेरा आपसे, जैसे आकाश जिंदल जी बोल रहे हैं कि सब जगह खुल रहे हैं लॉकडाउन, और यहीं अगर दिल्ली की बात की जाए, चांदनी चौक ऐसा इलाका है जहां पे
डॉक्टर राहुल भार्गव जी, मैं आपके पास लौटूंगी। सवाल मैं अभी पहले प्रदीप जी से करना चाहती हूँ कि जिस तरह से चांदनी चौक की बात हम कर रहे थे कि चांदनी चौक में बहुत भीड़ होती है और वहाँ पे अगर हम ऑड इवन के तर्ज पर उसको खोल दें तो क्या इससे व्यापार जगत में फायदा होगा? जी आप देखिए, दिल्ली में हम देख रहे हैं टीवी के अंदर, दिल्ली क्या, राजस्थान क्या, बिहार क्या, यूपी क्या, हर जगह अभी हमारे यहाँ इतनी एजुकेशन नहीं है। मजदूरों का हाल आपने देखा है, कैसे भर भर के जा रहे हैं सड़कों के अंदर, लॉरिया के अंदर, जगह जगह एक्सीडेंट हो रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। अब भी देख लीजिए आप, अभी भी चल रहे हैं किसी चैनल पे, लाखों आदमी की भीड़ जमा हो रही है। व्यवस्था बिल्कुल खराब है आपकी, ट्रेन की टिकट बुक होते हैं फिर ट्रेन कैंसिल हो जाती है, आपकी व्यवस्था बिल्कुल सही नहीं है। देखिए, हम सरकार की हम आलोचना नहीं करना चाहते ऐसे टाइम पे, लेकिन मेरा का तरीका, चाहे वो सरकार का जीएसटी का रहा, चाहे नोटबंदी का रहा, हम व्यापारी भी हैं, नाते भी मैं कहना चाह रहा हूँ, चाहे हमारा सरकार के डिसीजन अच्छे रहे, लेकिन एक तो आपको ये मानना पड़ेगा, मुझे आकाश जी को कहना पड़ेगा, बहुत बड़ी आश्वस्ति है, हमें चिंता हमारे को भी है। मैं खुद व्यापारी नेता हूँ, मुझे पता लगता है कि भाई दुकानें खुले, फटाफट काम चले लोगों के, लेकिन समस्या क्या है कि आज हमारा देश बहुत बड़ी जनसंख्या वाला देश है। हमें नहीं भूलना चाहिए 135 करोड़ की आबादी पे हम बैठे हैं। हमने 2.5 महीने, अभी हमारे 2 महीने के आसपास हुए हैं लॉकडाउन के अंदर, हमने इसको संभाला है काफी हद तक, हमारे यहाँ केस कम है। लेकिन आज जिस हिसाब से मरीज बढ़ते जा रहे हैं, 5,000 का आंकड़ा पहुंच गया, ये 5,000 10,000 का पहुंचने में कोई देर नहीं लगी। ये कोरोना वायरस एक रावण की तरह है, राक्षस की तरह है, कि किसी देश को नहीं बकस रहा है। ऐसी महामारी जो आज 100 साल तक में नहीं आ पाई है। आप अमेरिका का हाल देखिए, 20,000 केस रोज आ रहे हैं। आप क्यों नहीं, आप अमेरिका की आबादी कुल 32 करोड़ है। आप ये मानिए, आप यूरोप से तुलना कैसे कर सकते हैं, इटली से तुलना कैसे कर सकते हैं, हिंदुस्तान की तुलना, आप फ्रांस से, आप लंदन से तुलना कैसे कर सकते हैं? आप वहां की आबादी, वहां की गणना, वहां की स्थिति, वहां की सिचुएशन, यहाँ पर अभी भी मैं अभी देख रहा था दिल्ली के अंदर जो गंगोत घाट के इंटरव्यू आ रहे थे, 300-400 आदमी मर चुके हैं, खबरें दिखा रहे हैं, 100 आदमी मरे हैं, वहां पता ही नहीं चाह रहे कितनी कैजुअलिटी हो रही है, उनका पता ही नहीं है हमारे को। हम देखिए, आज मैं कहीं भी हम किसी बात को असंतुष्टि में नहीं कह सकते, पर इसमें इस हिसाब से आज हम बढ़ रहे हैं। मेरा मानना ये है कि अभी कम से कम जून के महीने के अंदर अभी जल्दबाजी ना करके, जब कहीं सारा खेल ना खराब हो जाए, जो आपने करा, जो आपने मेहनत करी, अगर एक बार आपकी स्थिति बिगड़ जाती है तो संभालेगा कौन उसको? आज हमारे पास इतनी किट है, आज हमारे डॉक्टर से इन्फेक्टेड हो रहे हैं, हमारे जो व्यापारी हैं, 200 व्यापारी हमारे कोरोना में इन्फेक्टेड हो गए, मंडी के अंदर व्यापारी इन्फेक्टेड हो गए। आपके साधन ही नहीं है, आपके मतलब लोगों का हजूम आपका इन्फेक्टेड होता जा रहा है। आपकी सुविधा तो है नहीं। आपके अस्पताल में आप जाके देखिए, कहीं पर आप कोरोना के पेशेंट में हम देखते हैं, व्हाट्सएप पे भी क्लिप आती है कि डॉक्टर भी कहता है भाई आप मतलब उनको भी अवॉइड करना चाहते हैं इतनी आसानी से। कोरोना पेशेंट को भी जो है बहुत जल्दी मतलब आप सुविधा ही नहीं कि आप उनको अस्पताल ले जाओ, या तो आप प्राइवेट के अंदर भी सुविधा दो। आप अभी पहले अपनी कमियां दूर करिए, अपनी बढ़िया बढ़िया किट बनाइए, थोड़ा सा आपको और टाइम चाहिए। मेरे हिसाब से महीने भर का टाइम आपको कम से कम चाहिए। देखिए, आप कोई भी काम जल्दबाजी मत करिए। हम प्रधानमंत्री के साथ हैं, हम देश के साथ हैं, पर हम ये चाहते हैं, हमारे नागरिक बहुत कीमती हैं। अगर हमारे नागरिक बचेंगे, आज इतने एनजीओ खाना खिला रहे हैं मजदूरों को, देखिए अगर सरकार तो मजदूरों को सरकार जितना दे रही है, जितना सरकार की हमारी वित्त मंत्री ने पैकेज दिया है, सारे मजदूर को 2 महीने का राशन मिल सकता है, तो क्यों क्या आपको आफत आ रही है? 2 महीने का राशन आप दे रहे हो, क्या दिखावा कर रहे हो आप? जब आपके खाने पीने की कमी नहीं है, प्रधान आपका देश है, तो आप क्यों अपने लोगों को, नागरिकों को क्यों आप इसमें मतलब आप बहुत जल्दबाजी क्यों करना चाह रहे हैं? बिल्कुल जी। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे प्रदीप जी भी यही कह रहे हैं कि दूसरों से कंपेयर नहीं करना चाहिए, हमें दूसरे देश से, दूसरे किसी भी कंट्री से हमें ऐसे कंपेयर नहीं करना चाहिए कि उधर इतने हो गए, हमारे यहाँ पे इतने हैं, इतने कम हैं, इतना ज़्यादा है। इसको ना देखकर हमें ये देखना चाहिए कि कोरोना को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमने ये बात तो कह ली है कि हमें जीना है कोरोना के साथ, लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ ठीक है कोरोना है तो फिर कोई बात नहीं, हम फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन नहीं करेंगे, हम अपना हाइजीन को ध्यान में नहीं रखेंगे। देखिए, 70 दिन के वुहान में जब खुला, विदिन 2 हफ्ते में 25 केस आ गए। वुहान को बंद करके पूरे वुहान का उन्होंने, चाइनीज अथॉरिटी ने एक घर का सबका कोरोना टेस्ट करा डाला। तो उनके पास सक्षमता थी, क्या हमारे पास ऐसी सक्षमता है? हमारे पास अगर इकोनॉमी एक्टिविटी हमें बढ़ानी है तो 300-350 जिले ऐसे भी हैं जिसमें कोरोना नहीं है, वहां बढ़ाई जा सकती है। तो जरूरत है एक इनोवेटिव मेथड की। देखिए, कोरोना किसी को नहीं छोड़ेगा। अभी तक हमारे में डेथ सिर्फ 2700 इसलिए है क्योंकि जो लॉकडाउन हुआ वो सही समय पे हुआ।
आज हमारा जब पलायन हो रहा है मजदूरों का, ये 14 दिन बाद गांव और कस्बे में बताएगा कि क्या हालत होती है। आपके जो मजदूर गए हैं, कितने लोग उसमें पॉजिटिव आए हैं। हम 3 एग्जाम्पल देख चुके हैं, तबलीगी जमात देख चुके हैं, नांदेड़ देख चुके हैं, और अब जो ये कोरोना से जो माइग्रेंट लेबर्स महाराष्ट्र वगैरह से गए हैं, जो कि हॉटस्पॉट थे, उनकी क्या हालत होगी वो आगे आने वाले समय बताएगा। तो देखिए, हम कहते जरूर हैं कि जान है और जहान है, पर जान ही नहीं। क्या हम 80,000 लोगों को मर्तबा दे सकते हैं? अमेरिका के तो प्रेसिडेंट ने खड़ा होकर बोल दिया कि 1.5 लाख लोग मर जाएंगे, उनकी पब्लिक ने एक्सेप्ट कर लिया। क्या हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं कि हमारे 1.5 लाख लोग मर जाएंगे? आप बताइए, इकोनॉमी आप खोलना तो चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, बट किस प्रकार से? कैंसर के पेशेंट सफर कर रहे हैं, ये भी बात सही है, बट सारे के सारे मजदूर अगर चले गए तो आपके शहरों में जो इकोनॉमी आप ओपन करना चाहते थे, कौन काम करेगा उसमें? या तो उनको रोकना चाहिए था। तो कहना बड़ा आसान काम है, हमारे को इनोवेटिव मेथड्स लाने पड़ेंगे इस चीजों के लिए, दूसरों की लर्निंग से देखना पड़ेगा। जिस प्रकार से ब्रिटेन में 30,000 लोग मर गए, इटली में 29,000 लोग मर गए, अमेरिका में 85,000 लोग मर गए, तो आप क्या हमारे देश में क्या ऐसी हालत चाहते हैं कि पूरे साल भर में लोग मरते रहें और जिनकी अकाउंटेबिलिटी ना हो? वो गोरखपुर के कस्बों में जाके जख्मी बुखार जो आता है, बिहार में इतने सारे लोग मर जाते हैं जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। तो ये माइग्रेंट जब जाएंगे और मृत्युआं होंगी, उसका कौन कारण बनेगा? उसको कौन देखेगा? कोरोना से कैसे हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर पाएंगे? इकोनॉमिक दे दिया, खाना दे दिया आपने, 20 लाख करोड़ का सब पैकेज भी दे दिया, क्या खाना इन मजदूरों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवाएगा? क्या गांव का पंचायत ये बताएगा कि हाँ मैं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराऊंगा इन माइग्रेंट लेबर से? बिल्कुल। हमारी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, हमारी प्रॉब्लम इलिटरेसी की है, हमारी प्रॉब्लम लिटरेट होके भी लोग इलिटरेट हैं। ये कैसे इसको आप हटाएंगे? जी आकाश जिंदल जी, जैसे केंद्र सरकार ने ये कह दिया है कि ढील दे दी है अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए, लेकिन अगर हम बात करें लॉकडाउन की, जब लॉकडाउन लागू किया गया था उस समय केवल 500 मरीज थे हमारे कोरोना के, लेकिन अगर आप अभी हम देखते हैं लॉकडाउन 4 जब शुरू हुआ है तो लगभग 1 लाख के पास पहुंचने वाले हैं मरीज, लेकिन इसी बीच पर्याप्त संसाधन नहीं है हमारे पास। ये हाँ बिल्कुल मानता हूँ। अभी मेरे फ्रेंड एक बड़ी अच्छी बात कर रहे थे मजदूरों के वापस आने की। यही कहीं ना कहीं हमारे लॉजिस्टिक्स में, प्लानिंग में वी हैव लैक्ड। मैं तमाम डोमेस्टिक और ग्लोबल चैनल्स पे अपीयर होता हूँ, एंड दिस इज व्हाट आई हैव बीन आस्किंग द गवर्नमेंट, वाज इट नेसेसरी फॉर आवर लेबर टू गो बैक? व्हाई डिडंट वी प्रोवाइड फूड एंड अदर फैसिलिटीज इन द सिटीज इटसेल्फ? व्हाई डिड सच अ सिचुएशन अराइज दैट आवर लेबर हैड टू गो बैक टू द विलेजेस? वो लोग यहाँ शहर इसलिए नहीं आए थे कि वापस गांव जाए, जब उन्हें यहाँ भोजन नहीं मिला, जब उन्हें फैसिलिटीज नहीं मिली, तो मजबूरी में उनको जाना पड़ा। तो क्या कहीं ना कहीं ये हमारी कमियां नहीं दर्शा रहा? आज अगर लॉकडाउन खुलेगा तो लेबर को जो है दोबारा रोजगार चाहिए, फैक्ट्री को भी जो है दोबारा लेबर चाहिए। तो हमने कहीं ना कहीं प्लानिंग में हमारी कमी रही है कि हमने अगर उन मजदूर भाइयों को भोजन पहुंचाया होता, उनको फैसिलिटीज दी होती, उनके साथ कम्युनिकेशन बनाया होता, तो उनको गांव जाने के लिए इतनी तकलीफों का सहन ना करना पड़ता। मेरा तो मन रोता है जब वो याद करता हूँ हादसा। मैं सुबह से शाम तक उस हादसे के ऊपर टीवी शो करता रहा, जब हमारे कुछ भाई ट्रेन के नीचे कट के मर गए। देखिए वो तो बिल्कुल हमारी जो है, मैं कहूँगा एज ए कंट्री वी हैव फेल्ड कि हम उन लोगों को भोजन क्यों नहीं दे पाए, हम लोग उन लोगों को कम्युनिकेट क्यों नहीं कर पाए कि हाँ जहाँ आप बैठे हैं वहाँ बैठिए, आपका ध्यान रखा जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो जो मजदूरों का पलायन है इन इटसेल्फ ही इसमें कई कमियां थी। हमें जो है जब उन्होंने अपनी कर्म भूमि यहाँ चूज की हुई है तो हमारी ड्यूटी थी कि उनका ध्यान रखा जाए, जो उनका ध्यान नहीं रखा गया। गांव में जो है, गांव में उनको रोजगार थोड़ा है, गांव में तो हमारे मजदूर भाई जो है मजबूरी में गए हैं, क्योंकि उन्हें भोजन नहीं मिल रहा था, तो हमारे मजदूर भाइयों को मजबूरी में वो स्टेप उठाने पड़े हैं। गाँव से तो वो अपनी इच्छा से शहरों में आए थे काम करने के लिए। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग को हमें इस तरीके से करना होगा कि बैलेंस चीजों को बनाया जाए, बैलेंस मेंटेन किया जाए। अगर हम अपने मजदूर भाइयों को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे देते हैं तो क्यों नहीं डिस्टेंसिंग मेंटेन होगी? अब कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन की कमी थी कि हमारे मजदूर भाइयों से कोई बात करने वाला नहीं था, इसीलिए हमारे वो भाई ट्रेन के ट्रैक के ऊपर ही सुस्ताने लग गए। तो कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन की कमी रही है। और इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन मैं यह मानता हूँ सिर्फ सरकारों का काम नहीं है, हम जैसे लोगों का भी काम है। हम जैसे लोगों को भी चाहिए। मैं तो खुद टीवी के माध्यम से सब जगह अपने भाइयों को इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। हम सबको चाहिए कि इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट करें। हम सबको अपने आप वॉलंटियर बन के सोशल डिस्टेंसिंग को इन्फोर्स करना होगा,
क्यों कर नहीं। मैं तो जहां जहां मेरे से कोशिश होती है सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लोगों को मोटिवेट करता हूं। तो कहीं ना कहीं वी हैव टू हैव आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज, कहीं ना कहीं प्लानिंग करके चलनी होगी चीजों को। आज जो है भोजन हम कहाँ से उपलब्ध कराएंगे। मैं ये जो चीज है, मैं अपने दोनों मित्रों के साथ हूँ कि जान बचानी है हमने, बिल्कुल सही है, बट आज हम भोजन कहाँ से प्रोवाइड करेंगे। क्या जो है मैं अपने दोनों मित्रों के सामने कंट्री का इकोनॉमिक डेटा रखूं। ILO कह रही है 40 करोड़ इंडियंस कुड बी पुश्ड डीपर इनटू पॉवर्टी। तो कहाँ से लाएंगे संसाधन हम, वेयर वुड वी गेट ऑल द मनी फ्रॉम। रोटी कपड़ा मकान ये चीजें जरूरी हैं, तो कहीं ना कहीं बैलेंस तो मेंटेन करना ही पड़ेगा जी। बैलेंस मेंटेन करना होगा। क्यों कर हम लोगों को एजुकेट नहीं कर पा रहे। मेरे दोनों दोस्तों ने कहा कि कुछ लोग सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन करते, इन लोगों ने कुछ इंस्टेंस भी कोट किया। तो किसका फेलियर है, वो हम सबका कलेक्टिव फेलियर नहीं है क्या। क्यों हम उन लोगों को बता नहीं पा रहे, क्यों हम सब लोग जो हैं मेरे दोस्तों के साथ साथ मैं भी मिलके वॉलंटियर के रूप में लोगों को जानकारी क्यों नहीं दे पा रहे। अगर हम जानकारी नहीं दे पा रहे लोगों को एज ए कंट्री, तो इसका मतलब क्या है कि हम इकोनॉमिक एक्टिविटी को पूरी तरह फेल कर दें। ऐसे कैसे चलेगा कंट्री की, आप इकोनॉमी की। मेरे दोस्त ने कहा कि हम अमेरिका से कंपैरिजन नहीं कर सकते, वो ही डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट आई मेंट। अमेरिका से कंपैरिजन, यहाँ जो है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की बात नहीं हो रही, उनके पास तो लोगों को जो है उनकी इकोनॉमी में स्ट्रेंथ है 2 महीने 3 महीने चलने की। हमारी इकोनॉमी में स्ट्रेंथ कहाँ है, पर कैपिटल इनकम कहाँ पे है, वो फैक्ट्स भी तो देख लें, वरना फैक्ट्स में सारे के सारे उनके सामने रखने को तैयार हूँ। मेरे पास सारी एक वर्किंग पड़ी है, कितनी हमारी GDP है, कितना पर कैपिटल इनकम है जी। तो कहीं ना कहीं तो बैलेंस मेंटेन करना होगा। अगर जागरूकता की कमी है तो जागरूकता कौन बढ़ाएगा, हम सब लोगों की ड्यूटी है कि जागरूकता बढ़ाएं हम। जागरूकता की कमी में ऐसा थोड़ा कि देश को बंद कर देना है, तो उसका सोल्यूशन क्या है कि जागरूकता बढ़ाई जाए, लोगों को अवेयर किया जाए, लोगों को बताया जाए। उसका सोल्यूशन ये नहीं है कि देश बंद कर दिया जाए। बिल्कुल सर। डॉक्टर भार्गव, मेरा सवाल आपसे है कि सर जब तक आकाश जी, जब तक जागरूकता आती है, पिछले 55 दिन में अगर जागरूकता आई है तो ये भी हो सकता है कि अगले 30 दिन बंद करने से जागरूकता और आ जाए, लोगों को इम्पोज हो जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग के बिना नहीं खुल सकती चीजें। क्योंकि अगर जिस दिन मृत्यु की दर बढ़ी तो ना अर्थशास्त्री काम आएंगे और सरकारों पे बहुत प्रेशर आएगा कि मृत्यु की दर क्यों बढ़ गई। हमारी देश में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन होती है, हम जानते हैं। सरकार कितना भी कोशिश कर ले, कितना भी उनको समझा दे, सरकार ने सारे प्रयास कर लिए माइग्रेंट लेबर्स के लिए, खाना दे दिया, सब कुछ दे दिया, सिर्फ बिकॉज ऑफ द फियर कि यहाँ पे नौकरी नहीं है इसलिए हम गांव चलते हैं। तो बहुत सारे लोग बहुत सारे चैनल पे कहते हैं कि खाना नहीं मिला। मैं गुरुग्राम की और हरियाणा की बात करता हूँ, उनको 2 टाइम 3 टाइम खाना मिलता रहा है। लोगों ने उनसे तनख्वाहें नहीं मांगी, उनसे किराए नहीं मांगे हैं, बट क्योंकि खाली बैठे थे, खुलेगा कैसे, कब खुलेगा, इसलिए हम गांव चलते हैं। तो देखिए हमारे में बेसिक फंडामेंटल हमको समझना बहुत जरूरी है। अब आप कह रहे खोल दीजिए, आपके पास मजदूर तो है नहीं, हमारे सामने जो ब्रिज बन रहा है उसको कंप्लीट करने के लिए मजदूर नहीं है, तो आप मुझे बताइए कहाँ से अर्थव्यवस्था खुलेगी। अर्थव्यवस्था आपने खोल दी, जैसे शराब की दुकानें खोली, वहां पे भीड़ हो गई, लोगों ने सब शराब लेके अस्पतालों में आना, भर्ती करना स्टार्ट हो गया। आपने व्हीकल ट्रैफिक स्टार्ट कर दिया तो पिछले 2 हफ्ते में 100 लोग मर गए। खाली रोड थी, अभी तो ट्रैफिक भी नहीं था, तब भी लोग डंपर में आपस में मिलकर एक्सीडेंट हो गया और लोग मर गए। उसका क्या करेंगे। तो कहना बड़ा आसान है कि हमारी देश में कि हम अर्थव्यवस्था खोल दीजिए, 0 GDP होगी। आपने व्यवहारिक चीज सोची है कि किस प्रकार से मृत्यु की दरें बढ़ेंगी। 80,000 लोग मर गए अमेरिका में, 85,000 लोग। बिल्कुल सर, जिस देश में स्वास्थ्य सेवा इतनी अच्छी है, विश्व के सबसे ज्यादा डायबिटिक हमारे देश में पाए जाते हैं, विश्व के सबसे ज्यादा स्मोकर हमारे देश में पाए जाते हैं, डायबिटिक हाइपरटेंशन हमारे देश में पाए जाते हैं। 35 साल की उम्र में हमारे को डायबिटीज और हाइपरटेंशन हो जाती है, जो कि अमेरिका में 50 साल में होती है। तो आप हेल्थ का डेटा तो देखिए कि हेल्थ और इकोनॉमिक्स के डेटा ने, अगर खाना शायद एक वक्त खा के वो 7 दिन जिंदा रह जाएगा, कोरोना हुआ तो उसके पास बचने का कोई संभव तरीका नहीं है, या तो बचेगा या वो मरेगा ना। उसमें कोई डॉक्टर, कोई अस्पताल काम नहीं करता। चार्ल्स डार्विन की थ्योरी नेचुरल सिलेक्शन की यही काम आती है कि कोरोना हुआ तो अगर आप में बच गए, इम्यूनिटी थी तो बच गए, नहीं तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, जैसे अमेरिका में हुआ। या तो हम उसके लिए तैयार हो जाए कि लोगों को तैयार कर दे कि मृत्यु होगी तो होगी, हम इकोनॉमी खोल देते हैं। जी प्रदीप जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए दीक्षा जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ डॉक्टर साहब से। देखिए आज जिन लोगों में भी मेरी कल बात हुई थी, मेरी बहन वहाँ पे स्विट्जरलैंड के अंदर है, वहाँ 83 लाख की आबादी है और 10% केस रह गए, केवल 30,000 केस आए, उसमें से 28,000 केस सही हो गए। ऐसे आप साउथ कोरिया को देख लो, सिंगापुर को देख लो,
जहां पर आज हमारे यहाँ पर 96,000 मरीज पड़े हुए हैं, अभी बिस्तर पर है। आप रेशो देखो ना, आप पे अगर 20-30% रह जाती है, आप लॉकडाउन खोलने के कोई आप जरिया तो कोई आप समीकरण तो मिलाओगे आप कि आपके पास कितने पेशेंट है और कितने आप ठीक कर सके उस तक आप पे जब आप अब आपका रेशो बहुत खराब है आज के टाइम में आपके केस, जबकि हमारी रिकवरी दर को अच्छा रिकवरी में हमारे कम है। तो मेरा मानना है अभी हमें वेट करना बहुत जरूरी बनता है। अभी ऐसा नहीं है कि हम अपने अमेरिका के ऐसे कैजुअलिटी हम देखें, हम वो सीन नहीं देखना चाहते। आज अगर जब आकाश जी का कहना है कि देखिए काफी मजदूर बाहर चले गए, मगर व्यवस्था तो बिगड़ चुकी है। ये तो सरकार का तालमेल बढ़िया बना होता कि वो मजदूरों को खाना मिला होता, मजदूर यहाँ रह रहे होते। अब जब सारे मजदूरों का 65 से 80 लाख मजदूरों का पलायन हो चुका है, एक राज्य में मजदूर पहुंच चुकी हैं, अब आप बढ़ाने में कोई भी दिक्कत नहीं है। अभी आपने खोल भी दिया तो ऐसे अर्थव्यवस्था भागने वाली नहीं है। अभी आप लोगों को जागरूक कर सकते हो टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, सरकारी तंत्र के माध्यम से। आप पूरा ऑफिसों के लिए ऐड दे सकते हो कि आपको ये चीज रखनी है, सारे काम आपको करने हैं। आपके डॉक्टरों की किट तक बढ़िया नहीं है आपके टाइम में, आपके डॉक्टर नर्सें काम करने से घबरा रही है, बीमार होती जा रही है, आपके पुलिस वाले कोरोना के ग्रसित हो जा रहे हैं, आप रोक ही नहीं पा रहे हैं। आप देखिए ना, आप महामारी अभी आपके देश में अभी अंदेशा ही नहीं है। अगर ये ज्यादा बढ़ गई, आपका देश नहीं है ऐसा चीन की तरह वो संभाल पाएगा। आपके यहाँ पर हजूम का हजूम है। तो मेरा मानना ये है कि आज देखो यूपी सरकार बड़ा अच्छा काम कर रही है। मैं योगी जी की तारीफ भी करना चाहूंगा कि जो शक्ति यूपी के अंदर है वो दिल्ली में नहीं है। दिल्ली सरकार के नंबर में कम देना चाहूंगा इस समय। दिल्ली में मैं कल परसों गाड़ी लेके गया था, खुलेआम कोई रोकने वाला भी नहीं है, टोकने वाला भी नहीं है, कहीं भी जाओ कोई। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जैसे हमने चांदनी चौक की बात करी है, बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ हमें काम करना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, सरकारों को इसमें काम करना ही पड़ेगा, लोगों को अवेयर करना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने देश में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन की अवधि को 31 मई तक बढ़ा दिया है और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे सभी मेहमान मौजूद हैं। सवाल मेरा आकाश जिंदल जी आपसे है कि एक तरफ लॉकडाउन 4.0 लगाया गया है, दूसरी तरफ सरकार कोरोना के केसेस को भी मेंटेन करके रखना है, दोनों को बीच में रखना है। हालांकि कोरोना के केसेस जो हैं वो 1 लाख तक पहुंचने वाले हैं। इस बीच सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये नारा दिया था, वोकल फॉर लोकल। ये काफी दमदार नारा था, लेकिन क्या इससे अगर हम इस पे खरे उतरते हैं तो इकोनॉमी पे कोई गति आएगी? आप अपना क्वेश्चन रिपीट करें, क्वेश्चन नहीं क्लियर हुआ मुझे। सर, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा दिया था वोकल फॉर लोकल, और अगर इस नारे पर हम लोग खरे उतरते हैं तो जो इकोनॉमी की गति है, जो हमारी लगातार डूबती जा रही है, उसमें कोई रफ्तार आएगी, वो वापस अपनी पटरी पर आ पाएगी? बिल्कुल, प्रधानमंत्री साहब ने बहुत अच्छा नारा दिया है वोकल फॉर लोकल, और वोकल फॉर लोकल हमारे लिए एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है। देखिए, आज हमें पता है चाइना को लेके दुनिया में नफरत का माहौल बन रहा है। बिल्कुल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो कई बार चाइना पे सवाल खड़ा कर चुके हैं। यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया हो, सब जगह चाइना को लेके एक नेगेटिविटी है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री साहब ने बिल्कुल सही नारा दिया है, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने की, चाइना को खदेड़ने की हमारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और आज की तारीख में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी हमारे यहाँ काफी ज्यादा आ सकती है, क्योंकि आज की तारीख में हिंदुस्तान का रेपो जो है अच्छा बना हुआ है, हमारी गुडविल अच्छी बनी हुई है, ब्रांडिंग अच्छी बनी हुई है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने चाहे यूएस हो, यूरोप हो, वहाँ के लीडर से अच्छा रेपो बनाया हुआ, कंफर्ट लेवल है। अमेरिका, चाइना तो आजकल आज की तारीख में यहाँ तक पहुंच गया है कि वो अमेरिका के सामने उसने अपनी ग्लोबल करेंसी ERBM तक लॉन्च कर दी है। कहने का मतलब है कि अमेरिका चाइना ट्रेड वॉर जो चल रही थी वो कहीं ज्यादा सीवियर हो गई है। तो ऐसे में लोकल के लिए, वोकल के लिए बहुत सही वक्त है कि हम लोकल मैन्युफैक्चरिंग को पुश करें। कोरोना से हमें तमाम तरह के नुकसान हुए हैं, बहुत नुकसान हुए, लेकिन कोरोना से कुछ फायदा भी हमें ये है कि चाइना को लेके जो एवर्शन दुनिया में बन रही है उसका फायदा उठा के हम लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएं और देश में रोजगार दें। देश में आज भी कितने यंग इंजीनियर्स हैं, MBAs हैं जो कोरोना से पहले भी बेरोजगार थे। हमारे कितने मजदूर भाई हैं जिनको जॉब नहीं मिल पा रही थी, अब तो अनएम्प्लॉयमेंट हिस्टोरिक हाई पे पहुंच गया है। तो लोकल के लिए वोकल जो है, प्रधानमंत्री साहब ने बिल्कुल सही नारा दिया है, इस समय उसको इस्तेमाल करना चाहिए। और कहीं ना कहीं जो है चाइना के मुकाबले हिंदुस्तान को जो आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, जहाँ दुनिया हिंदुस्तान के साथ आज देखिए
US, they required medicine. India volunteered and we gave them medicine. So India is having a very good reputation globally. People want to work with India. People want to invest in India. China is taking its trade war with US so seriously that they have gone ahead and launched their global currency ERPM against dollar. So nobody would be happy dealing with China these days, whereas people would be much happier dealing with India. So I think this is an opportunity we should not waste. And लोकल के लिए वोकल, मैं तो प्रधानमंत्री साहब को सैल्यूट करूंगा. उन्होंने वक्त को देखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए, जब लॉकडाउन चाहिए था लॉकडाउन भी लगाया. अब जो सिचुएशन सामने आ रही है तो लोकल के लिए वोकल का उन्होंने नारा दिया है. एंड आई थिंक हमारी कंट्री को उसको जो है उस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल अच्छे से यूज करना चाहिए. आई थिंक मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर टिल नाउ. हमारे प्रधानमंत्री आज तक के बेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं जो सिचुएशन को देखते हुए डिसीजन लेते हैं, सर्कमस्टांस को देखते हुए. बिल्कुल सर, मैं लौटूंगी आपके पास. डॉक्टर भार्गव जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि लोकल फॉर वोकल की बात की जा रही है. प्रधानमंत्री ने ये भी कहा था कि भारत में N95 मास्क बनने शुरू हो गए हैं. लोग काफ़ी PP किट्स भी बननी शुरू हो गई है, जो एक अच्छी साइड भी है. इसको देखें, अगर हम देखें तो इसको तो बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात कही. मैं बिल्कुल आकाश जी से सहमत हूँ इस बात को. देखिए, PP किट से दो चीजें समझना आवश्यक है. एक, सेल्फ रिक्वायरमेंट तो है ही है कि पिछले हम मार्च में देखें 7 मार्च तक हमारे पास PP किट और मास्क सफिशिएंट नहीं थे. PP किट कोई यूज नहीं करता था. आज पिछले 50 दिनों में हम 2 लाख PP किट बनाने लग गए. तो ये बात तो पक्की है कि देश में स्ट्रेंथ बहुत है. जब भी अर्थव्यवस्था हो या कोई भी महामारी हो या कोई भी परेशानी हो, वो अपने को राइज टू द ओकेजन करता है. वैसे ही N95 मास्क भी बनने स्टार्ट हो गए. जब जैसी वोकल फॉर लोकल वाली बात करी, ये PP किट आज सिर्फ अपने देश के लिए नहीं, आगे चल के अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के भी काम आएंगे. इसी तरीके से रोजगार बढ़ेगा. देखिए, PP किट और N95 मास्क की जरूरत सिर्फ हमको नहीं पड़ेगी. इस साइन कर्व में अगर हमारा ग्राफ आज की तरह ऊपर है तो कल अफ्रीका में बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पे ये कर्व ऊपर जाएगा. उनको भी PP किट की आवश्यकता पड़ेगी, जो अभी तक वो चाइना से ले रहे हैं. उसी प्रकार से टेस्टिंग किट की देखिए, माई लैब का कितना अच्छा एग्जांपल है कि होम ग्रोन लैब ने टेस्टिंग किट बना दी. तो अगर वोकल फॉर लोकल है तो हेल्थ केयर में भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे को हम यूज कर सकते हैं. उसमें PP किट, N95 और मास्क हैं, टेस्टिंग किट्स हैं, वैक्सीन की हमारी 5 कंपनियां काम कर रही हैं. तो इस तरीके से ही हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो आगे बढ़ेगी और बढ़ाने के लिए यही इनोवेटिव काम की भी आवश्यकता है. तो हमारे को समझना ये भी ज्यादा जरूरी है कि जब हम एक परेशानी को समझते हैं और देखते हैं तो उसी प्रकार से उसके सॉल्यूशन भी देते हैं. बट लार्जर गोल हमारे लिए इस समय ये है कि हम अपने कोरोना से जो ग्रसित लोग हैं उनसे कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स को बचाएं. जैसे कि आपके एल्डरली लोग हैं जो 55 साल से ऊपर हैं, जिनको डायबिटीज, हाइपरटेंशन है, जो स्मोकिंग करते हैं, जो कैंसर से ग्रसित है. इन लोगों को अपनी यंगर पॉपुलेशन से बचाना बहुत ज्यादा आवश्यक है. क्योंकि यंगर पॉपुलेशन में आकाश जी आप ठीक हो जाएंगे, प्रदीप जी आप ठीक हो जाएंगे, मैं ठीक हो जाऊंगा. बट हम जब अपने कोरोना को लेके घर पे जाएंगे जहाँ पे हमारे माँ बाप हैं 70 साल के हैं, वो लोग, वो वर्ग ऐसा है कि उनकी चपेट में आ गए तो उनको बचना मुश्किल होगा. इसलिए ये सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की बातें चल रही हैं कि ये वनरेबल ग्रुप को हम बचा पाए. और रही बात इकोनॉमिक एक्टिविटी की, बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जिसमें एक भी कोरोना का पेशेंट नहीं आया. वहां की एक्टिविटीज को 100% पे लाके हम देश को बचा सकते हैं. बिल्कुल सर, मैं लौटूंगी आपके पास. सवाल मेरा प्रदीप जी आपसे है, जिस तरह से लॉकडाउन के वजह से सब क्षेत्रों में बुरा असर पड़ा है, ट्रेड की भी बात कर लीजिए, ट्रेड में भी बहुत बुरा असर पड़ा है. अब केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के हाथों में ये जिम्मेदारी सौंप दी है. क्या लगता है केंद्र की राज्य सरकार द्वारा अब फोकस अर्थव्यवस्था को लेकर ट्रेड पर भी किया जाएगा? देखिए, ये बहुत अच्छा काम करा सरकार ने. राज्य सरकार ज्यादा अच्छे से समझ सकती है अपने एरिया को, अपनी जगह को, और डीएम को पावर दी जा रही है. बहुत बढ़िया बात है. डेलीगेशन को पावर तो करनी पड़ती है बिजनेस के अंदर. तो मेरा मानना है कि देखिए, आज ट्रेड खत्म हो चुका है. खत्म एक तरीके से कहीं ना कहीं, जैसे मजदूरों का पलायन रहा है, व्यापारी वर्ग परेशान रहा है इस समय. तो ऐसे मौके पर बहुत जरूरी है जो कुछ हमारे श्रम कानून में बदलाव किया है, जैसे यूपी गवर्नमेंट ने बदलाव किया है, तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार को और अच्छी तरह समझना पड़ेगा इसके अंदर. और जो यहाँ के ट्रेडर्स हैं, किस तरीके से ऐसी महामारी के समय पर
वो समय के देखते हुए डिसीजन ले सकती है कि कहाँ पर कौन सी मार्केट खोली जाए, कौन सा व्यापार खोला जाए, कौन सी दुकानें खोली जाए। तो मेरा लॉकडाउन को बढ़ा करके भी हम व्यापार कर, हमारे प्रधानमंत्री की सोच बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री हमें मिले हुए हैं और उन्होंने जिस तरीके से नारा दिया है हमारे देश के लिए, बहुत बड़ा नारा उन्होंने दिया है। तो आज हम आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम भी कर सकते हैं, सोच भी सकते हैं और अपने आदमी को बचा भी सकते हैं और राज्य सरकार इस दिशा में काम भी कर सकती है ऐसे नारे के साथ में, ऐसे एड के द्वारा कि आज चाइना के खिलाफ काफी कंट्री खड़ी हो चुकी है। आज एक बहुत बड़ा मौका भी है देश के लिए, हमारे देश के लिए सुनहरा मौका है हमारे नागरिकों के लिए। आज चाइना के प्रति हमारे नागरिकों के अंदर दिल से कहीं ना कहीं उनके प्रति वो प्यार नहीं है, वो स्नेह नहीं है, चाइना के प्रति कहीं ना कहीं नफरत का माहौल धीरे धीरे अपने आप ही पैदा हो रहा है। देखिए तभी वो इस चीज को छोड़ पाएंगे। तो मेरा मानना है कि ऐसे मौके पर राज्य सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के योगी जी यहाँ पर बाहर के व्यापारियों को लाने के लिए, बाहर के ट्रेडर्स को लाने के लिए कानूनों में बदलाव भी कर रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि राज्य सरकार बहुत अच्छे तरीके से टैकल को लगा सकती है और व्यापार भी इस तरीके से करा जाए। मैं व्यापार के खिलाफ नहीं हूँ, मैं आकाश जी की बात का विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हमारा टाइम अभी नहीं है, हमारे यहाँ इस समय केस बढ़ने पर है, अभी थोड़े समय के लिए इसको बढ़ा करके और हमारी राज्य सरकार इस बारे में दिशा निर्देश जारी करें और हफ्ते में अगर 2 बार भी दुकान खुल जाती है तो भी काम चल जाएगा। ऑनलाइन व्यापार ज्यादा करा जा सके, मतलब कहीं ना कहीं हम इस तरीके की चीजें ला सकते हैं कि लॉकडाउन भी रहे और काम भी होते रहे और देश की अर्थव्यवस्था भी चलती रहे, इंडस्ट्रिया भी धीरे चलती रहे। इस तरीके की जो दुकानदार एक ऐसे बन जाए कि जो हर दुकान की जांच करे, जहां पर पूरे सिस्टम हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने एक लाइन खोली कि आप दुकान खोल लो, आप हफ्ते में 3 दिन व्यापार कर लो। अरे उन दुकानों की बाकायदा मॉनिटरिंग जांच हो, बाकायदा उनको चेक करा जाए कि उनके पूरे सिस्टम है या नहीं है, वो पूरा मेंटेन कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें पूरा ज्ञान है नहीं है। अभी तो बहुत सारे दुकानदारों को हमारे ज्ञान भी नहीं है हम किस तरीके से बचाव रखेंगे, उन्हें मास्क तक लगाना नहीं आता। मतलब अभी हमारे यहाँ काफी चीजों का अभाव है। तो इस चीज की प्रॉपर ट्रेनिंग हो, प्रॉपर एड हो। जैसे आप एयरपोर्ट में देखते हो ना, जब आप यात्रा करते हो तो वो एयर होस्टेस आती है, बताती है कि ऐसे ऐसे सीट लगाइए, ऐसे ये लगाइए। हम सुनते हैं पर फिर पूरा ज्ञान नहीं आ पाता। तो मेरा मानना ये है कि बाकायदा ट्रेनिंग हो, बाकायदा दुकानदारों को समझाया जाए, बाकायदा उसके लिए स्टाफ नियुक्त किया जाए, उस तरीके से दुकानें खोली जाए। अवेयरनेस तो बहुत ज्यादा जरूरी है इसमें। जी प्रदीप जी, आप बने रहिए हमारे साथ। सवाल मेरा डॉक्टर भार्गव जी आपसे है कि राज्य सरकार को केंद्र सरकार ने फैसला लेने की बात कही है कि राज्य सरकार फैसला ले सकती है। राज्य सरकार अंतर्राज्यीय बसों के बारे में बात करने की बात हुई थी कि अंतर्राज्यीय बस अगर होगी तो वो राज्य सरकार फैसला लेगी, दोनों की सहमति होनी चाहिए आपसी, उसके बाद ही अंतर्राज्यीय बस यहाँ से वहाँ आ जा पाएगी। लेकिन अगर ये शुरू हो जाता है तो कोरोना का संक्रमण बढ़ने का डर नहीं है इसमें सर? बिल्कुल सही कहा। पहले मैं आपके एक सवाल का जवाब देता हूँ कि अर्थव्यवस्था के साथ पे अब फोकस हेल्थ केयर पे भी होना चाहिए। जितनी हम अर्थव्यवस्था की बातें करते हैं और जितने अर्थशास्त्रियों से हम बातें करते हैं, सारे चैनल के माध्यम से सरकारों को हेल्थ और हेल्थ केयर पे एक स्पेसिफिक प्रोग्राम के साथ आना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्पॉटलाइट हमारे और हमारी हेल्थ केयर पे होना बहुत आवश्यक है कि किस प्रकार से हम अस्पताल खोल सकते हैं सो दैट लोग परेशान ना हो। आप उन पलायन और आप उनसे माइग्रेंट लोगों से बहुत जुड़े हुए हैं जो कि शायद माइग्रेट कर गए और परेशान है कि वो माइग्रेट कर गए। पर क्या आपने सोचा है कि अस्पतालों के बंद होने से कितने सारे कैंसर के मरीज परेशान हो रहे हैं? ये भी जानना जरूरी है। अर्थशास्त्रियों के साथ में सारे चीफ मिनिस्टर्स और सारे लोकल नेताओं से ये आग्रह है कि हेल्थ केयर को भी तवज्जो दीजिए। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आज की स्थिति में, क्योंकि हेल्थ केयर ही है जो आपको आगे की जाके बचा पाएगा। दूसरी चीज जो आपने सवाल पूछा, जब भी इंटरस्टेट ट्रांसमिशन होना स्टार्ट होगा, रेड जोन जहां पे भी है वहां पे नहीं होगा। हमारी व्यवस्था इस तरह से बननी चाहिए कि ग्रीन जोन ग्रीन ही रहे और रेड आगे चल के ग्रीन बन जाए। क्योंकि आप देखिए गोवा में खुला, गोवा में 8 केसेस नए आ गए, केरला में पिछले दिनों से केसेस नहीं आ रहे थे, नए केसेस आने स्टार्ट हो गए। तो कोरोना को हम 5 महीने पुराना कोरोना है और हम इतनी सारी चीजें उसमें निकालना चाहते हैं कि हम इंटरस्टेट बसें भी चला दें, ऑटो भी चला दें, ट्रेन भी चला दें, हवाई जहाज भी चला दें। तो फिर आप तैयार रहिए, जितनी मृत्यु आएगी उसके साथ उसके लिए तैयार रहना भी आवश्यक है। तो सबसे ज्यादा जरूरी इस समय, अगर हमारे को जितनी अर्थव्यवस्था की चिंता है उतनी ही चिंता हमें इन लोगों तक नॉलेज पहुंचाने की है। हमारे को एक एक्सेप्शनल
काम करना चाहिए कि हर गांव पंचायत आखिरी आदमी तक, डिस्ट्रिक्ट के आखिरी आदमी तक हम नॉलेज पहुंचा पाए कि उनको अपना जीवन यापन किस तरह से करना है। स्वच्छ भारत अभियान चलाते हुए 5 साल हो गए, क्या हमने उसमें नई चीजें पाई? हमारे देश की जनता को इस समय बहुत बड़ा मौका मिला है कि हम हेल्थ केयर के लिए उनको जागरूक कर पाए, स्वच्छता से रहना समझा पाए। तो जितना अर्थव्यवस्था पे हम जोर दे रहे हैं, अगर हम उतना ही जोर नॉलेज डिसिमिनेशन पे देंगे, हेल्थ केयर पे देंगे, तो अर्थव्यवस्था और हेल्थ केयर मिलके इंडिया को सुपर पावर से बचाने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल सर। प्रदीप जी, क्योंकि समय की कमी है, एक आखिरी कमेंट मैं आपसे लेना चाहती हूं कि जिस तरह से डॉक्टर साहब भी यही बोल रहे हैं कि अवेयरनेस फैलानी है, लोगों को जागरूक करना है कोरोना को लेकर। अर्थव्यवस्था तो है ही, क्योंकि स्टार्टिंग में तो प्रधानमंत्री ने भी यही बोलते हैं जान है तो जहान है, और ये बात तो सच है कि अगर जान बचेगी तभी जहान बच पाएगा। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। बहुत जरूरी है लोगों को जागरूक करना, आप टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। मैंने खुद देखा यूरोपियन कंट्री में शाम के टाइम में लोग योग करते हैं। मतलब अभी नहीं, अब तो कोरोना चल रहा है, पहले भी चीन के अंदर देखा है कि चीन में हर लड़की पे, वहां पे चीन में आप घूमोगे गर्म पानी पीती रहती है पहले से ही। तो कहीं ना कहीं हमें लोगों को ऐसी चीजों का सेवन करने के लिए, ऐसी चीजों को काम करने के लिए कि आप अगर काम भी कर रहे हो, दुकान भी चला रहे हो, तो आप उसके लिए जागरूक रहो। आपको 1 घंटे योग करने कहीं ना कहीं हमें बहुत विशेष ध्यान देना पड़ेगा। इसमें मौका है सरकार के पास में, आप पे ज्यादा वक्त नहीं है। मैं भी यही बात कहना चाहूंगा कि इन चीजों को प्रचारित करें, इन चीजों के अभियान चला। बिल्कुल, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज हम यही चर्चा कर रहे थे कि जिस तरह से केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन 4.0 शुरू किया गया है, 18 मई से 31 मई 2020 तक ये लॉकडाउन लागू रहेगा। कुछ ढील सरकार द्वारा दी गई है, बाकी फैसले केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को लेने के लिए कह दिया है। और अब यहाँ ये देखना है कि जान भी बचानी है और जहान भी बचाना है, और लोगों को अवेयर भी करना है कि कैसे कोरोना से हमको निपटना है। और मुद्दा में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।